हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राजपूत। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बेटर ट्रुथ, जहां हम बात करते हैं कड़वी सच्चाइयों के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट को रिस्की मानते हैं या इसके बारे में कम जानते हैं और आपको लगता है कि इसे समझने के लिए आपके पास एमबीए या ऐसी कोई डिग्री होना जरूरी है, तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अब जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं वो इतने सिंपल और इजी में आपको कोई नहीं समझा पाएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। एंड आई प्रॉमिस यू, मेरी हर वीडियो से मैं आपको कुछ ना कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। डिस्क्लेमर, मैं इस वीडियो में किसी भी ब्रोकरेज हाउस को प्रमोट नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं आपसे किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताना चाह रहा हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी ज्यादातर जनता को ये लगता है कि बैंक में एफडी कर देना सबसे सेफ ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, फिर हम बात करेंगे संपत्ति बनाने के एकमात्र तरीके के बारे में और क्यों बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है और कैसे हमें नॉलेज में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतरीन रिटर्न्स देगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय बैंक में रखना ज्यादा पसंद करते हैं और इसका एकमात्र कारण है रिस्क। कुछ लोगों का मानना है कि बैंक में पैसा रखने से कम इतनी अश्योरिटी तो मिलती है कि उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर का ये कहना है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं जिसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अच्छा हो तो लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। जरा एक बार आप निफ्टी के ग्राफ पर नजर डालिए। क्या लगता है आपको, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस ग्राफ की ग्रोथ कैसी रही है? जी हाँ, ये ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने रफली एक 10 साल पहले अगर किसी भी साउंड मैनेजमेंट वाली लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाया होता तो आज आपको कई गुना रिटर्न मिल सकते थे। और अगर आपको लगता है कि बैंक आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको एक स्टेडी रिटर्न देती है और वही स्टॉक मार्केट में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज आपने जो पैसा लगाया है वो कल आपको बढ़कर ही मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में लॉस होना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, अगर आप स्टडी और एनालिसिस करके एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली बैंक एफडी के कंपैरिजन में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि बैंक में पैसा रखना ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। आइए समझाता हूं कैसे। मुझे पता है इस बात से आप में से काफी लोग सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक साइलेंट किलर के बारे में, जिसका नाम है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। हम बैंक में जो एफडी करते हैं वो आपको श्योरली 7 से 8% तक का सालाना ब्याज दे देगी, लेकिन क्या आपने इस बात को कभी इन्फ्लेशन और टैक्स से जोड़कर देखा है? सरल भाषा में आप सामान की बढ़ी हुई कीमतों को इन्फ्लेशन कह सकते हैं। अगर आज आपके मंथली किराना सामान का बिल 5,000 आ रहा है तो डेफिनेटली एक साल में उस बिल की कीमत बढ़ जाएगी। मतलब अगर आज 1 लीटर सरसों का तेल आपको 100 रुपीज में मिलता है तो एक साल बाद आपको वही क्वांटिटी 100 रुपीज में नहीं मिलेगी। जैसे आप सभी ने अपने घर में बड़ों से सुना होगा कि हमारे समय में इतने कम पैसों में इतना सारा सामान आया करता था और फिर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता गया चीजों के दाम बढ़ गए और कल के 100 रुपए की कीमत आज काफी कम हो गई। तो आज के 100 रुपए की कीमत वो है ही नहीं जो पिछले साल थी, तो बेसिकली उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई। तो जो पैसे आपने बैंक में रखे हैं उस पर बेशक आपको 7 से 8% तक का ब्याज मिल जाएगा, लेकिन उसी के साथ जैसे जैसे मार्केट में महंगाई बढ़ रही होगी आपके उन पैसों की वैल्यू भी कम हो रही होगी। एज पर द गवर्नमेंट डेटा पिछले काफी सालों से हमारे देश में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7% है। मतलब जिस रुपए की कीमत पिछले साल 100 थी आज वो 100 - 7 हो गई है, यानी 93 रुपए, 93 रुपीज। और अगर हम रियलिटी में हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट के बताए हुए आंकड़े से ज्यादा ही होगा। और बात तो तब और बिगड़ जाएगी जब आप इसमें टैक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बैंक आपकी एफडी पर जो आपको ब्याज देती है उस ब्याज पर आपको टैक्स पे करना होता है। और टैक्स ब्रैकेट की बात करें तो एवरेज टैक्स ब्रैकेट है 10% और हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है 30.9%। मतलब अगर आप बैंक में 10 लाख की एफडी करते हैं तो एक साल बाद 8.5% ब्याज, 9% इन्फ्लेशन और 30.9% टैक्स जो कि हाईएस्ट ब्रैकेट है को कंसिडर करके आपके 10 लाख की वैल्यू हो जाती है 7.48 लाख रुपीस। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पैसे की वैल्यू की बात हो रही है, एक्चुअल अमाउंट की नहीं।
तो इन सब फैक्टर्स के हिसाब से बैंक की एफडी आपको पॉजिटिव रिटर्न दे ही नहीं सकती। और सबसे बुरी बात यह है कि इंडिया में 50% से ज्यादा हाउस होल्ड सेविंग्स यानी कि जो घरेलू सेविंग्स है वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स यानी एफडी में है, जबकि मार्केट में काफी ऐसे टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जो स्टेडी रिटर्न्स देते हैं। बट बिटर ट्रुथ ये है, कड़वी सच्चाई ये है कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कार चलाने जैसा है। शुरुआत से ही हर कोई एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बन जाता, आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। और अगर आप ड्राइविंग सीखना छोड़कर पहले ही दिन ड्राइवर सीट पर बैठ जाते हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं बट वो सिर्फ एक किस्मत की बात होगी। वैसे ही स्टॉक मार्केट में बिना किसी नॉलेज के आपका नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। पैसा कमाने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ड्राइविंग सीखने के लिए आपका मैकेनिकल इंजीनियर होना या मोटर मैकेनिक्स में इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अगर आपको ऑटोमोबाइल का नॉलेज नहीं है फिर भी आप ड्राइव करना सीख सकते हैं। वैसे ही MBA फाइनेंस या और कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपको ये अश्योरिटी नहीं दिलाती कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। रोज थोड़ा टाइम देकर मार्केट को स्टडी करके आप सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की टैक्टिक्स सीख सकते हैं। इट इज सिंपल बट नॉट इजी। जी हाँ, ये सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। सिंपल से मेरा मतलब है कि इसे समझने के लिए आपको बहुत होशियार या पढ़ाकू होने की जरूरत नहीं है। और आसान नहीं है से मेरा मतलब ये है कि इसे समझने के लिए आपको प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और मार्केट समझने की जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप इन्फ्लेशन को हरा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन और टैक्स को कंसिडर करें तो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस की एफडीज आपको नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न ही देंगी। फिर आपके पास कुछ ही चुनिंदा ऑप्शंस रह जाते हैं जैसे रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, और ये दो ही ऑप्शंस आपको अबाव इन्फ्लेशन रिटर्न दे सकते हैं। और पिछले कई दशकों से स्टॉक मार्केट ने बाकी सारे सेक्टर्स को पछाड़ते हुए सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना ही सबसे बड़ा रिस्क है? पॉइंट नंबर 3, संपत्ति बनाने का एकमात्र तरीका। अब अगर रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट ही आपको अबाव इन्फ्लेशन रिटर्न दे सकते हैं तो इन्वेस्ट किस में किया जाए? रियल एस्टेट में आपको काफी बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सैलरीड इंडिविजुअल और अदर प्रोफेशनल्स के लिए स्टॉक मार्केट ही एकमात्र तरीका है पैसा कमाने का। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना यानी आपकी रिटायरमेंट लाइफ रिस्क में है। तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्यों आपको स्टॉक मार्केट को ही चूज करना चाहिए? नंबर 1, आप जो भी शेयर खरीदना चाहते हैं उसकी जो भी प्राइस है आप उतने अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस 100 रुपीज है तो आप 100 रुपीज में एक शेयर बाय कर सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में आप इतनी कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते। नंबर 2, स्टॉक मार्केट काफी रेगुलेटेड है और प्राइस डिस्कवरी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सारे पॉसिबल स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए स्मॉल इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड किया हुआ है, जबकि रियल एस्टेट में प्राइस डिस्कवरी उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। नंबर 3, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक एडवांटेज ये है कि आप उसको कभी भी खरीद सकते हैं और खरीदने की कुछ ही देर बाद आप उसको बेच भी सकते हैं और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो उसे 1 मिनट में बेचें या उसे 1 महीने बाद, 1 साल बाद या फिर 10 साल बाद भी बेच सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में बायर मिलना इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता। नंबर 4, आप दुनिया के किसी भी कोने से स्टॉक्स बाय या सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से आपको कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक से आप बाय या सेल कर सकते हैं, जबकि रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही काफी सारे एडवांटेजेस और अबाव इन्फ्लेशन रिटर्न की वजह से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हर किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि अफवाहों और नॉलेज की कमी के कारण इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में सबसे कम है। कमिंग टू द 4th क्वेश्चन, क्यों बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है? प्रॉपर नॉलेज की कमी के कारण लोगों को ये गलत फहमी है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है। एक बार इस बात को सोच के देखिए कि हमारे फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें 12 साल लगते हैं, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमें 4 से 8 साल तक का टाइम लगता है। तो इन 18 से 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद कहीं जाकर हमें एक अच्छी जॉब लगती है। तो आप जो भी पैसा कमाते हैं वो इन 18 से 20 साल के दौरान की गई आपकी मेहनत का फल है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि स्टॉक मार्केट में हर कोई पहले दिन से पैसा कमाना चाहता है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज और एक्सपर्टीज नहीं होगी तो क्या होगा?
अनफॉर्चुनेटली लोग जीरो या बहुत ही कम नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं और खुद का लॉस कर बैठते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं। एक डॉक्टर अपने MBBS कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 5 साल मेहनत करता है। एक इंजीनियर अपने BE कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 4 साल डेडिकेट करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखने के लिए कोई 1 साल भी मेहनत करना नहीं चाहता। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉलेज में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतरीन रिटर्न्स कैसे देगा। एक शेयर क्या होता है? क्या होता है जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं? जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तब आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। मतलब भले ही आपका इन्वेस्टमेंट काफी छोटा हो, बट टेक्निकली आपका इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में होने की वजह से आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। और अगर आप अपने आप को उस कंपनी का पार्शियल ओनर समझते हैं तभी आप खुद को ट्रेडिंग करने से रोक सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको करना है इन्वेस्टिंग। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस है। शेयर्स को शॉर्ट टर्म में बाय करना और सेल करने को ट्रेडिंग कहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करके रखने को इन्वेस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट से कंपनी शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सिमिलरली, अगर कंपनी को लॉस होता है तो नेचुरली शेयर प्राइस कम होगा और आपके शेयर का प्राइस भी ड्रॉप होगा। लेकिन अगर आप फिगर्स पर नजर डालें तो आपको शायद ही ऐसी कोई भी कंपनी देखने मिलेगी जिसका मैनेजमेंट अच्छा था और लॉन्ग टर्म में वो कंपनी ग्रोथ नहीं हुई है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जिस बुक का लिंक मैंने मेंशन किया है, इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने काफी ऐसी गलतियों को अवॉइड किया जो मैं बिना बुक पढ़े डेफिनेटली करता। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपनी बाइक खरीदने से पहले कम से कम 3 से 4 वीक्स तक इंटरनेट पर उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करी, क्योंकि वो एक न्यू लॉन्च बाइक थी। 2 से 3 बार शोरूम विजिट किया। उसके बाद उसके प्राइस ट्रेंड को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया कि मुझे कौन से शोरूम से सबसे लोवेस्ट प्राइस में वो बाइक मिल सकती है। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड के साथ जाकर उस बाइक की टेस्ट राइड ली, फैमिली वालों से कंसल्ट किया और फिर मैंने वो बाइक खरीदी। तो क्या हमें कोई भी शेयर खरीदने से पहले इसी तरह की स्टडी और मॉनिटरिंग नहीं करना चाहिए? ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए मैंने इसे 3 वीडियोस में ब्रेक किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं जहां आपकी लॉस के चांसेस बिल्कुल ही कम होंगे और लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो की बॉटम लाइन ये है कि बैंक में FD करना सबसे सेफ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसों की वैल्यू कम होती है और उन पैसों पर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको उस पर टैक्स पे करना होता है, जिसकी वजह से आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं मिल पाता। ऐसे में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके वो बुक अभी ऑर्डर कर दें और उसे कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें और नोट्स भी जरूर बनाएं ताकि आप उन्हीं नोट्स को फ्यूचर में रेफर कर सकें। आई होप आपको मेरा मैसेज समझ में आया होगा और कन्विंसिंग भी लगा होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लर्निंग लेसन्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।